कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल के बेड से, जहां हमारा ये LDDEH का कोमा से बाहर आता है। अब इसका नाम असाई कियोस्के है, जो कि एक मामूली सा एकेडमी स्टूडेंट है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम बच्चा नहीं है। पास्ट में ये बंदा एक लेजेंडरी मेज था, जिसके पास टाइम एट्रीब्यूट, वक्त को काबू करने की जादुई ताकत थी। पर भाई, जब आपके पास इतनी गॉड लेवल पावर हो, तो जलने वाले भी बहुत होते हैं। इसके खुद के दोस्तों ने, और यहां तक कि जिस लड एचकी से यह बेपनाह प्यार करता था, उसने भी इसे बिट्रे कर दिया। लेकिन अब 20 साल बीत चुके हैं और यह बंदा फिर से रिबॉर्न हुआ है, एक नए अवतार में। इस बार इसके पास वक्त नहीं, बल्कि वॉइड एट्रीब्यूट है। ऐसी ताकत जो हर चीज को डिवावर कर लेती है, यानी निगल जाती है। असाई को अपनी इस नई पावर पर हंसी आ गई। वक्त ने उसे डेंजरस बनाया था, लेकिन यह वॉइड उसे अनस्टॉपेबल बना देगा। उसने ठान लिया है कि अगर वो इस बॉडी को ठीक से ट्रेन कर ले, तो वो एक मॉन्स्टर ऑफ मैजिक बन जाएगा और उन सभी से अपना रिवेंज पूरा करेगा जिन्होंने उसे धोखा दिया था। कहानी में ट्विस्ट अब शुरू होता है। एक दिन अचानक पूरी दुनिया में पोर्टल्स खुलने लगे, जो सीधे खतरनाक डंजन्स की तरफ ले जाते थे। अब इन पोर्टल्स से अनगिनत मॉन्स्टर्स का सैलाब बाहर आने लगा। इन्हें रोकने का दम सिर्फ उन लोगों में था जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज थीं। मैदान ए जंग में उतरे हमारे असली हीरोज, गोल्डन सीकर्स गिल्ड के ढाकड़ नाइट इनगोल्फ, मिस्टीरियस मेज क्लॉडिया और उनके साथ नथैनियल, आइवाको और ले रुआकी। चारों तरफ कोहराम मचा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे। तभी एक बेबस मासूम पर एक मॉन्स्टर हमला करने ही वाला था कि बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो मॉन्स्टर धूल में मिल गया। धुएं के बीच से एंट्री होती है हमारे लेजेंड की, मिसादो कोइचिरो। उसने बड्ढे टशन में पूछा, सब ठीक तो है ना? अब से यह मामला मैं संभालूंगा। भाई ने हाथ में जादुई एनर्जी जमा की और एक के बाद एक ऐसे अटैक्स किए कि मॉन्स्टर्स की पूरी फौज साफ हो गई। यह देखकर 7 खड्डा स्वॉर्ड्समैन भी दंग रह गया। अकेले इतने सारे मॉन्स्टर्स? ये बंदा तो कमाल है। तभी कल्टीवेटर ने राज खोला कि अपनी टाइम मैजिक की वजह से वह फ्यूचर देख सकता है और मॉन्स्टर्स की अगली चाल उसे पहले ही पता होती है। उसने साफ कह दिया, ये बंदा अब इंसान नहीं रहा, ये तो सुपर ह्यूमन बन चुका है। शहर के बीचों बीच पोर्टल से अभी भी मॉन्स्टर्स निकल रहे थे। सबको ठिकाने लगाने के बाद हमारे हीरो ने आखिरी मॉन्स्टर का गला रेता और चैन की सांस ली। चलो, अब लोगों की शांति बरकरार रहेगी। उसने जैसे ही पोर्टल को सील करने का ऐलान किया, तभी पीछे से एक गंदा मैजिक अटैक उसे लगा। वॉर इतना तगड़ा था कि वह घिसटते हुए सीधा पोर्टल के अंदर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही उसने देखा कि पोर्टल को जादुई जंजीरों से सील किया जा रहा है। वह सन्न रह गया। ये क्या हो रहा है? मैंने तो कभी ऐसा फ्यूचर नहीं देखा था। उसने अपने साथियों की तरफ देखकर चिल्लाया, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या तुम सब इस गंदे प्लान में शामिल थे? तभी आर्चर ने बड़ी बेरहमी से पूछा, पूछ क्यों रहे हो? और नथेनियल ने जल्ले पर नमक छिड़कते हुए कहा, तुम्हें धोखा इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हें खबर ही नहीं थी कि पीछे क्या पक रहा है। धोखेबाजों की बातें सुनकर उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस ठंडी आंखों वाली औरत ने साफ कह दिया कि वह लेवल 100 का एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जिसके पास टाइम मैजिक है। वहीं उस ब्लॉन्ड लड्डचकी ने साफ कर दिया कि उन्हें बस शांति से पैसे कमाने थे। जापानी और बाकी साथियों ने उल्टा उस पर इल्जाम लगाया कि लोगों की मदद करने के चक्कर में उसने सबको खतरे में डाल दिया है। नथेनियल ने आखिरी बार अलविदा कहते हुए उसे वहीं तड़ढपता छोड़ डहाट दिया। वह पोर्टल के पीछे चिल्लाता रहा कि उसे बाहर निकालो, लेकिन कोई नहीं मुद्दा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने एक लीडर के तौर पर पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, पर उसे यह गद्दारी समझ नहीं आ रही थी। गुस्से और दुख में उसने बैरियर पर मुक्का मारा, जबकि पीछे से डंजन के खूंखार मॉन्स्टर्स करीब आ रहे थे। वक्त बर्बाद किए बिना उसने सामने आ रहे विशाल सांप पर हमला किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सामने मॉन्स्टर्स का एक कभी न खत्म होने वाला सैलाब खड्डा है। उसने अपनी फ्यूचर साइट इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर उसका भविष्य देखने वाला विजन शीशे की तरह टूट गया। उसे भविष्य में सिर्फ अपनी मौत दिख रही थी। एक कड़ी डहवी मुस्कान के साथ उसने समझ लिया कि अब वह फ्यूचर नहीं बचा,
फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी पूरी ताकत अपनी मुट्ठी में जमा करके वह मॉन्स्टर्स के झुंड के बीच कूद पड़ा। एक जबरदस्त प्रहार के बाद वह खून से लथपथ होकर घुटनों पर गिर गया। उसे एहसास हुआ कि वह भविष्य नहीं बदल सका। मरते हुए मॉन्स्टर्स को देखकर उसे लगा कि अब मौत को गले लगा लेना चाहिए। पर तभी उसके मन में एक नया संकल्प जागा। उसने कसम खाई कि वह ऐसे नहीं मरेगा। वह रीइंकार्नेट होगा, पहले से ज्यादा ताकतवर बनेगा और उन सब से अपना बदला लेगा। उसकी नफरत और हताशा अब उसकी ताकत बन गई थी। जैसे ही मॉन्स्टर्स ने उसे घेरा, उसका शरीर एक तेज रोशनी से भर गया। एक आखिरी चीख और जबरदस्त धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। जब दोबारा आंखें खुलीं, तो वह एक नए बिस्तर पर था। आईने में अपनी नई शक्ल देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसका पुनर्जन्म सफल रहा था। हॉस्पिटल के कमरे में लगी उन अजीब मशीनों को देखते हुए वह सोचने लगा कि आखिर कितने साल बीत चुके हैं। उसे डर था कि कहीं 100 साल न गुजर गए हों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह अपने पुराने साथियों से बदला नहीं ले पाएगा। तभी मुड़ते ही उसे एक मेज पर कुछ नजर आया। वह उस शरीर के असली मालिक का स्टूडेंट आईडी कार्ड था, जिससे पता चला कि अभी सिर्फ 20 साल ही बीते हैं। आईडी कार्ड पर एक और चीज देखकर वह हैरान रह गया। उस लड़के का नाम असाई कियोस्के था और उसका एट्रीब्यूट वॉइड था। यह देखते ही उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में टाइम एट्रीब्यूट होने के बावजूद उसे अपनी ताकत की एक सीमा महसूस होती थी। यहाँ तक कि उसकी दिव्य दृष्टि भी वॉइड एट्रीब्यूट की असली गहराई नहीं देख पाई थी। उसे उस लड़के के लिए थोड़ा बुरा भी लगा। सिर्फ वही जानता था कि वॉइड सबसे शक्तिशाली गुण है, जिसे पिछली दुनिया में कोई भी हासिल नहीं कर पाया था। चूंकि यह एक बहुत ही रेयर एट्रीब्यूट था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि इसे ट्रेन कैसे करना है, और यही वजह थी कि वह लड़का अभी भी लेवल 1 पर था। उसे समझ आ गया कि लोग उस लड़के का मजाक उड़ाते होंगे, क्योंकि वे इस पावर को बेकार समझते थे। उसने उस लड़के से वादा किया कि वह पूरी दुनिया में उसका नाम सबसे ताकतवर एडवेंचरर के तौर पर मशहूर कर देगा। अपनी पुरानी क्लेयरवॉयंट स्किल की वजह से उसे अच्छी तरह पता था कि वॉइड एट्रीब्यूट को कैसे ट्रेन करना है। उसने ऐलान कर दिया कि वह सबसे महान बनेगा और उन गद्दारों को उनकी गद्दारी और अपनी मौत का पछतावा कराएगा। बदला लेने के लिए उसका पहला कदम लेवल अप करना था। वह बिस्तर पर लेट गया और अभ्यास शुरू किया। वॉइड एट्रीब्यूट का असली सार शून्यता को नियंत्रित करना है, यानी अपनी कल्पना, इमेजिनेशन को हकीकत में बदलना। वह जानता था कि कल्पना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसे सच करना ही सबसे मुश्किल काम है। चूंकि उसका शरीर बुरी तरह जख्मी था, उसे हीलिंग की कल्पना करने का सही मौका मिल गया। उसने ध्यान लगाया और अपने शरीर की एक एक कोशिका, सेल को मैजिक से ठीक होते हुए इमेजिन किया। धीरे धीरे एनर्जी ने उसके हाथ के जख्मों को भरना शुरू कर दिया। उसे खुशी हुई कि तकनीक काम कर रही थी। हालांकि अभी यह बहुत ही बुनियादी स्पेल था, इसलिए रिकवरी की रफ्तार धीमी थी और अंदरूनी अंग अभी ठीक नहीं हुए थे। वह जानता था कि इस एबिलिटी का बार बार इस्तेमाल करने से उसका लेवल बढ़ेगा और कल्पना को हकीकत में बदलने की ताकत भी बेहतर होती जाएगी। वह कई अलग अलग तरह के मैजिक क्रिएट और यूज कर पाएगा, जब तक कि वह उस मुकाम पर न पहुंच जाए जहां उसके दिमाग की इमेज पूरी तरह से रियलिटी में तब्दील न हो जाए। उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आई और उसने खुद को तैयार किया। तभी अचानक एक डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ और चिल्लाया कि आखिर तुम होश में आ ही गए। डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि अभी हिलना मत, क्योंकि एक मॉन्स्टर अटैक में वह बुरी तरह इंजर्ड हुआ था। लेटे हुए उसे समझ आया कि इस लेडी डीएचके की बॉडी के साथ असल में यही हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस में तुम्हारा जागना किसी मिरेकल से कम नहीं है, जैसे कि सेंट्स ने तुम पर कृपा की हो। कियोस्के ने पूछा कि डॉक्टर का सेंट्स से क्या मतलब है। डॉक्टर हैरान होकर चिल्लाया कि क्या तुम सच में पेंटाग्राम सेंट्स के बारे में नहीं जानते? लड़के ने मन ही मन माना कि उसे इनके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। डॉक्टर मान गया कि होश में आने के बाद कंफ्यूजन होना नेचुरल है। इसके बाद उसने कहा,
कि वह एक फुल एग्जामिनेशन करेगा और उसे इंतजार करने को कहकर तैयारियां करने चला गया। अकेले होने पर वह सोचने लगा कि क्या ये सेंट्स और पेंटाग्राम सेंट्स कोई क्लैंस या एडवेंचरर्स हैं जो पिछले 20 सालों में उभरे हैं। हालांकि लेवलिंग अप बहुत जरूरी था, पर वह जानता था कि पहले उसे करंट इवेंट्स की जानकारी लेनी होगी। उसने टेलीविजन ऑन करने के लिए रिमोट उठाया। उस दिन की स्पेशल रिपोर्ट 20 साल पहले हुए एसएसएस क्लास डंजन डिजास्टर के बारे में थी, जो उस इंसिडेंट को समझने के लिए एकदम परफेक्ट थी जहां उसे बिट्रे किया गया था। तभी न्यूज रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस हादसे का जिम्मेदार गोल्डन सीकर्स का लीडर था, एक लेवल 100 टाइम एट्रीब्यूट यूजर जिसका नाम मिसाटो कुइचिरो था। अपनी आंखों और कानों पर यकीन न करते हुए क्योस के सदमे में चिल्लाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुनहगार कैसे ठहरा दिया गया। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि गोल्डन सीकर्स के बाकी मेंबर्स ने उसे उस तबाही का फायदा उठाकर दुनिया पर कब्जा करने से रोका था। इस तरह वे महान हीरोज, जिन्हें अब पेंटाग्राम सेंट्स कहा जाता है, उन्होंने मिसाटो को हराया और डंजन को सील करने में कामयाब रहे। होस्ट ने बात खत्म करते हुए कहा कि आज भी वे पेंटाग्राम सेंट्स अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया को लीड कर रहे हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स को चर्चा के लिए बुलाया गया। इस तमाशे को देखकर वह रीइंकारनेटेड आदमी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और कड़ीडीडीएच वाहट के साथ हंसने लगा। उसे एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ उसे धोखा ही नहीं दिया, बल्कि उसकी डिग्निटी को भी मिट्टी में मिला दिया। उसे समझ आ गया कि उसे महज एक मोहरे की तरह सैक्रिफाइस किया गया था ताकि वे बेशर्मी से सारे रिवॉर्ड्स बटोर सकें और दुनिया की नजरों में हीरोज बन सकें। रिमोट को कसकर भींचते हुए उसने कसम खाई कि वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। नफरत से भरी आंखों के साथ उसने वादा किया कि वह उनमें से एक एक को नर्क भेजेगा। आखिरकार उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि उसे अपने अगले कदम बहुत फूंक फूंक कर रखने होंगे। आखिर वह अपने पुराने साथियों के रेडर में आने का रिस्क नहीं ले सकता था। कुछ याद आते ही उसने टेबल पर रखा अपना सेल फोन उठाया और उस एकेडमी के बारे में सर्च करना शुरू किया जहां वह लेडीज का परहचता था। एक स्माइल के साथ उसने कंफर्म किया कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही है। एकेडमी का डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि पेंटाग्राम सेंट इवाको हिदेकी है। जागते ही अपने एक टारगेट की लोकेशन पता चल जाने पर उसने अपनी किस्मत का जश्न मनाया। हालांकि वह जानता था कि इवाको बहुत चालाक है और अपनी वीकनेसेस आसानी से जाहिर नहीं होने देता। उसे एहसास हुआ कि उनके बीच लेवल डिफरेंस अब भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे अभी हराना मुमकिन नहीं। यह सोचकर वह वापस बेड पर लेट गया। अपनी बेबसी पर झुंझलाते हुए उसने नतीजा निकाला कि लेवल 1 पर वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अभी उसे लेवल अप करने पर ध्यान देना होगा। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने ऐलान किया कि इवाको बस थोड़ा इंतजार करे, क्योंकि वही उसका पहला टारगेट होगा। कुछ हफ्ते बीत गए। अब पूरी तरह रिकवर होने के बाद उसने स्ट्रेचिंग की और चेक किया कि वह बिना किसी परेशानी के मूव कर पा रहा है। डॉक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि इतने कम समय में इतनी कंप्लीट रिकवरी नामुमकिन है। जब डॉक्टर ने इसे सेंट्स का आशीर्वाद बताया तो क्योस्के ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने दृढ़ता के साथ कहा कि यह किसी का आशीर्वाद नहीं बल्कि उसकी अपनी पावर का नतीजा है। उसने डॉक्टर को शुक्रिया कहा और वहां से निकल पड़ा। बाहर आकर उसने शहर की ओर देखा और कहा कि उसकी प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी हैं। उसने नोट किया कि उसका करंट लेवल अभी के लिए काफी होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने तय किया कि अब डंजन जाकर वार्म अप करने का समय आ गया है। उसे डॉक्टर ने बताया था कि इस बॉडी के पिछले मालिक ने एक एक्सीडेंट में अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। शहर में अकेले चलते हुए उसने माना कि उसे उस कियोस्के के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, पर फिर उसने सोचा कि यह एक अच्छी बात भी है क्योंकि अब वह जो चाहे कर सकता है। अचानक उसके कदम रुक गए। एक पोर्टल के सामने खड़े होकर उसने सोचा कि क्या यही वो जगह है जिसे वह ढूंढ रहा था। खुद को मजबूत बनाने के इरादे से उसने अपनी स्किल्स को वहां टेस्ट करने का फैसला किया। जैसे ही वह एंट्रेंस की तरफ बढ़ा उसने काउंटर पर अपना आईडी दिखाया, पर तभी एक गार्ड ने उसे रोकते हुए चिल्लाया,
रुको! कियोस्के बिल्कुल शांत रहा और पूछा कि क्या बात है। गार्ड ने आईडी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारा लेवल सिर्फ 47 है, जबकि ग्रुप में एंटर करने के लिए भी कम से कम 30 होना चाहिए। जब गार्ड ने पूछा कि क्या तुम अकेले अंदर जाने का सोच रहे हो, तो लेडेचके ने जवाब दिया कि यह नियम सिर्फ नॉर्मल केसेस में लागू होता है। उसने ताकत के साथ गार्ड की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और अपना आईडी दिखाते हुए कहा कि वह एडवेंचरर्स एकेडमी का स्टूडेंट है, इसलिए अगर वह कॉन्सेंट फॉर्म साइन कर दे तो सब ठीक रहेगा। उसने बताया कि यह सब उसने हॉस्पिटल में ही रिसर्च कर लिया था, जिसे सुनकर गार्ड निशब्द रह गया। तभी एक लड्डी डिडिके की आवाज आई, जिसने गार्ड को रुकने के लिए कहा। कियोस्के ने मुद्दा कर लड्डिकों के एक ग्रुप को देखा। उनके लीडर ने कहा कि अब बस करो, गार्ड सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहा था और तुम जैसे रुकी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। कियोस्के खामोशी से उस तिकद्दी को देखता रहा और उनके तानों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वह वापस गार्ड की तरफ मुड़ा और बस इतना पूछा कि क्या उसे सिर्फ फॉर्म साइन करना है। बेचारा गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने बिना सुने डॉक्यूमेंट साइन करना शुरू कर दिया। काम खत्म करके उसने पलटकर पूछा, अब कोई और प्रॉब्लम? पोर्टल के अंदर कदम रखने से पहले उसने गार्ड को उसकी चिंता के लिए शुक्रिया कहा और अंधेरे में ओझल हो गया। तभी क्लर्क उस ग्रुप की तरफ मुड़ा और उनसे गुजारिश की कि वे उस LDDDHK के पीछे जाएं। उसने समझाया कि उसे अकेले जाने देना सुइसाइड के बराबर है, लेकिन ग्रुप के लीडर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके एक साथी ने पूछा कि वे भला ऐसा क्यों करेंगे, पर तभी पर्पल बालों वाले लड्डेचके ने इशारा किया कि यह असल में एक अच्छी बात हो सकती है। उसने हिंट दिया कि अगर उन्हें कोई देख न रहा हो तो वे वहां क्या कुछ कर सकते हैं। एक कमीनी मुस्कान के साथ उसने नतीजा निकाला कि अगर कियोस्के को कुछ हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद वह तिग्धी चिल्लाते हुए पोर्टल की तरफ दौड़ी। उस नकली हीरो को अभी 100 साल की ट्रेनिंग की जरूरत है। गार्ड को लगा कि वे मदद करने जा रहे हैं। उसने उन्हें शुक्रिया कहा और उनके भरोसे निश्चिंत हो गया। डंजन के अंदर कदम रखते ही लीडर ने अपना असली प्लान रिवील किया। उन्होंने तय किया कि वे वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं। लड्डेरिचके को रास्ते से हटाओ और सारा इल्जाम मॉन्स्टर्स पर डाल दो। उसने हंसते हुए कहा कि ऐसे बेवकूफों को चारे की तरह इस्तेमाल करना सबसे आसान है। उसने अपने पास मौजूद आइटम्स से भरा बैग दिखाया और कहा कि इसी तरह वे अपनी जेबें भरते हैं। बिना वक्त गंवाए वे अपने टारगेट की तलाश में निकल पड़े। 10 मिनट बीत गए और भागते भागते उन तीनों की सांस फूलने लगी। सीधी लाइन में भागने के बावजूद वे अब तक उस लडिचके को पकड़ डीएच नहीं पाए थे। तभी उनमें से एक ने आगे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। उनकी आंखों के सामने कियोस्के उन खूंखार मॉन्स्टर से लाडी डी डीएच रहा था, जो कद में उससे कहीं बढ़े थे। उसकी आंखों में एक नई जागृत शक्ति चमक रही थी। बिना डरे उसने फायर की एक पावरफुल वेव छोड़ दी, जिससे कई जीव जलकर राख हो गए। तुरंत बाद उसने अपने हाथ में एक अलग तरह की एनर्जी जमा की। एक इशारे के साथ उसने दोनों शक्तियों को जोड़ ढाकर एक डेवस्टेटिंग अटैक किया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और मैदान पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स मिट्टी में मिल गए। जब धूल हटी तो वह उन लाशों के बीच अकेला खड़ा था। ग्रुप का लीडर सन्न रह गया। एक अकेला बंदा डी रैंक मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है? इससे पहले कि उसे जवाब मिलता, लाल बालों वाले साथी ने जमीन पर गिरी किसी चीज की तरफ इशारा किया। वह एक रेयर आइटम था और उसने तुरंत हिसाब लगा लिया कि इसे बेचकर 6 महीने तक ऐश की जा सकती है। उनमें से एक ने कमेंट किया कि उस बच्चे को अभी तक इसकी वैल्यू का अंदाजा भी नहीं है। उनके लिए प्लान एकदम साफ था। कियोस्के को खत्म करो और आइटम लूट लो। बिना किसी हिचकिचाहट के उन तीनों ने हमला बोल दिया। 2 साथी आगे बढ़े, जबकि लीडर पीछे से नजर रख रहा था। सही मौका देखते ही वह चिल्लाया कि इसे अभी के अभी खत्म कर दो। पर कियोस्के के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बस ऐसे मुंह बनाया जैसे वह उनकी इस हरकत से चिढ़ गया हो। उसने अपनी नजरें उठाईं और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम बहुत चालाक हो? उसने उनके वार को बड़ी आसानी से डॉज कर दिया। उसने मन ही मन सोचा कि दौर चाहे कोई भी हो, दूसरों का हक मारने वाले ये कीड़े हमेशा मौजूद रहते हैं। उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने हैरान होकर पूछा,
तुमने बिना देखे हमारा वार डॉज कैसे कर लिया? पीछे खड्डे लीडर ने गुस्से में दहादहाते हुए कहा कि यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी, और उसने पीछे से एक फायर ब्लास्ट छोड़ डच दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अब मर भी जा। क्योस्के ने बड्डी बेरहमी से अपने फिस्ट में एनर्जी जमा की और पलक झपकते ही उस लीडर के पेट पर एक सीधा पंच जड्ढा। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि वह वहीं अनकॉन्शियस हो गया। उसका शरीर हवा में उड्डहता हुआ सीधा दीवार से जा टकराया और उसे कई फीट गहरा तोड़ ढह दिया। जब धूल हटी तो वह कचरे की तरह जमीन पर पड्ढा था और पूरी स्ट्रक्चर तबाह हो चुकी थी। इस मंजर को देखकर कियोस्के ने ऐलान किया कि ऐसे स्कम के लिए उसके पास कोई मर्सी नहीं है। उसने साफ कह दिया कि वह इनमें से हर एक को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाएगा। उसके शरीर से निकलती ऑरा तेजी से धड़क रही थी। उसने खुद से वादा किया कि उसका रिवेंज यहीं से शुरू होता है। बाहर पोर्टल अभी भी खुला हुआ था। कुछ देर बाद इवाको का खास आदमी योइची त्सुडे वहां पहुंचा। उसने सुना था कि एकेडमी का एक स्टूडेंट अकेले अंदर गया है, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसे वहां उन रूकी हंटर्स की लाशें मिली। सुदई सन्न रह गया और सोचने लगा कि आखिर यहां ऐसी क्या तबाही मची थी। उसी रात सीन एक अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है। अपने कमरे में कियोस्के इस बात पर गौर कर रहा था कि कैसे उसने रैंक डंजन में अपना लेवल बढ़ाया और अपने जादू का टेस्ट किया। उसने अपना आईडी देखा और बताया कि उसने एक नया स्पेल सीखा है जिसका नाम इन्फॉर्मेशन ऑब्सक्योरिटी है। उसने समझाया कि यह न केवल उसे अपना लेवल फेक करने में मदद करेगा बल्कि एंट्री लॉग्स को भी मिटा देगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह वाकई बहुत यूजफुल है। बेड पर लेटे हुए उसे याद आया कि कल एकेडमी में उसका पहला दिन है। तभी उसके फोन पर कुछ मैसेजेस आए। उनमें उसे एट्रीब्यूटलेस बुलाते हुए पैसों की डिमांड की जा रही थी। उन तानों को पीआरएच कर वह पूरी सिचुएशन समझ गया और हिकारत से हंस पड़ा। अगली सुबह एकेडमी के आंगन में स्टूडेंट्स की भीड़ डेट जमा थी। चलते हुए उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उसकी क्लासमेट असाही करीन ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया और पूछा कि क्या अब उसकी तबीयत ठीक है। उसने शुक्रिया कहा और बताया कि वह अब बिल्कुल ठीक है। जब लेडीजिकी ने कहा कि वह बहुत वरीड थी, तो कियोस्के को एहसास हुआ कि इस शरीर के पिछले मालिक की परवाह करने वाले लोग भी थे। तभी एक आवाज ने दखल दिया, ओह देखो, वो एट्रीब्यूटलेस बच्चा जो मौत के मुंह से बचकर आया है। उस ग्रुप का लीडर पास आया और कहने लगा कि एक लेवल 1 के कमजोर LDDHK की रक्षा करने के बदले में उसे कुछ तो मिलना चाहिए। एक स्मर्क के साथ उसने कहा कि उसके पास कैश की कमी है और कियोस्के पक्का उसके लिए पैसे लाया होगा। उसी पल उसे वो मैसेजेस याद आए और उसे समझ आ गया कि ये वही स्कमबैग्स हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहता, कारिन उसके सामने आ गई और उन्हें रुकने को कहा। उसने समझाया कि वह अभी हॉस्पिटल से आया है। कियोस्के ने नोटिस किया कि कारिन का हाथ डर के मारे कांप रहा था। हालात को भांपते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कारिन को मदद के लिए शुक्रिया कहा। उसने कारिन को भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल ठीक रहेगा। तभी उन लड्डिएचको में से एक मजाक उड़ाते हुए बोला, लड्डिएचकी के सामने हीरो बनने की कोशिश मत कर, तू सिर्फ एक बेकार और एट्रीब्यूटलेस कचरा है। ग्रुप के लीडर ने उसे धमकी देते हुए कहा कि वह आज उसे याद दिलाएगा कि वह एक यूजलेस पंख है जो जादू का एक तिनका तक नहीं हिला सकता। जवाब में कियोस्के ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी औकात याद दिलाने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। उसने मन ही मन इस शरीर के पुराने मालिक से वादा किया कि वह अब चैन से सोए, क्योंकि वह पूरी दुनिया में उसका नाम सबसे ताकतवर एडवेंचरर के तौर पर मशहूर कर देगा। उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। यह सुनते ही हमलावर का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उनमें से एक चिल्लाया, यह क्या बकवास कर रहा है, और उसने एक फायर अटैक तैयार किया। कारिन तुरंत चिल्लाई कि डंजन के बाहर जादू का इस्तेमाल करना स्कूल रूल्स के खिलाफ है, लेकिन उस ब्लॉन्ड लड़के ने उसे चुप रहने को कहा और चिल्लाया कि इस टैलेंटलेस एट्रीब्यूटलेस की हिम्मत कैसे हुई उसे चैलेंज करने की। उसने कियोस्के की तरफ एक फायरबॉल फेंका और चिल्लाया, इसे झेल अब। लड़के ने बिना किसी रिएक्शन के उस जादू को अपनी ओर आते देखा।
फिर उसने वही फायर एनर्जी अपने हाथ में जमा की और एक उससे भी बड़े स्फीयर के साथ उस स्पेल को काउंटर किया। हवा में दोनों फायर अटैक्स टकराए और आंगन में एक जबरदस्त धमाका हुआ। बाकी दोनों लडाच के दंग रह गए। क्या यह वही जादू नहीं था? इसे यह कब से आने लगा? धुएं के बीच ग्रुप लीडर सिर्फ हक्का बक्का होकर देखता रह गया। कियोस्के ने उसे घूरते हुए नफरत से पूछा, क्या बस इतना ही दम है तुझ में? वह बोली कुछ समझ नहीं पाया और बस अपनी किस्मत को कोसने लगा। डर और झल्लाहट में उसने अपने दोस्तों पर चिल्लाया, वहां खड्डे क्या देख रहे हो? इसे खत्म करो। उन दोनों ने फौरन अपने वाटर और विंड अटैक लॉन्च किए और पूछा, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? लेकिन कियोस्के ने भी वही वाटर और विंड मैजिक समन किया और उनके दोनों अटैक्स को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। पूरा ग्रुप सदमे में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक बंदा इतने सारे मैजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना था। एक ठंडी आवाज में कियोस्के ने पूछा, क्या तुम्हारा मन भर गया? फिर उसने अपनी उंगली उठाई और ऐलान किया, अब मेरी बारी है। उसके चारों तरफ एक विशाल फायर ओरा बन गया। उसने कहा, डरो मत, कम से कम मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं। वे हमलावर दहशत में चीखने लगे। उनमें से एक ने मदद के लिए चिल्लाने की नाकाम कोशिश की। अचानक उसने लीडर को कंधे से पकड़ा और पूछा, जब पुराना कियोस्के मदद के लिए गिद्ध गिद्धाता था तब तुम क्या करते थे? बिना जवाब का इंतजार किए उसने बात जारी रखी, वैसे मुझे तुम्हारा जवाब सुनने की जरूरत भी नहीं है। उसने उस लड़के के चेहरे को जोर से भींच लिया। उसे हवा में ऊपर उठाते हुए उसने कहा, तुम जैसे कीड़े हमेशा एक जैसी ही बातें करते हैं। उसने ऐलान किया कि वह अब नहीं रुकेगा और उसकी फ्लेमिंग फिस्ट सीधे उसके चेहरे पर पड़ेगी। अगले ही पल उसने एक पावरफुल पंच उसके मुंह पर जड़ा। उस वार में इतनी ताकत थी कि लीडर वहीं इंस्टेंट बेहोश हो गया। उस पंच के इम्पैक्ट से वे तीनों हमलावर हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। ग्रुप का लीडर सड़क पर पूरी तरह पस्त और धुआं छोड़ता हुआ गिरा पड़ा था। यह मंजर देखकर करीन के मुंह से बस उसका नाम निकला, असाई कियोस्के। गिरे हुए हमलावरों को घूरते हुए उसने साफ कह दिया कि आज के बाद कोई भी उसे दोबारा नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। एक डिटर्मिन्ड स्माइल के साथ उसने फैसला सुनाया कि अब वे साथ मिलकर सबसे ताकतवर एडवेंचरर बनने के रास्ते पर चलेंगे। जैसे ही वे वहां से हटने लगे, वे हमलावर रोते हुए माफी मांगने लगे। ग्रुप का लीडर कराहते हुए बड्डाया कि हॉस्पिटल से आने के बाद यह बंदा पूरी तरह बदल चुका है। कियोस्के ने नफरत भरी नजर डाली और मन में कहा कि यह बंदा जितना उछल रहा था उतना बड्ढा कोई तोप नहीं निकला। जब वह और करीन हॉल से गुजरे तो सारे स्टूडेंट्स खामोश होकर उन्हें देख रहे थे। उस लड़ाई की खबर आग की तरह फैल चुकी थी और जहां भी वह जा रहा था लोग उसे ही घूर रहे थे। ये देखकर उसने सोचा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गया है। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक आवाज आई, जरा एक पल रुकना, क्या तुम वाकई असाई कियोस्के ही हो? उस बंदे को न पहचानते हुए उसने सुना कि वह अजनबी उससे बात करना चाहता है। उसे देखकर लगा कि वह कोई अपर क्लासमैन है। कियोस्के को यह सब झंझट लगा और उसने उसे इग्नोर करने की सोची। उसने बहाना बनाया, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन उस सीनियर ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, अरे मैंने तो अभी अपना नाम भी नहीं बताया। उसने एक इम्पोजिंग स्टांस के साथ अपना परिचय दिया, मैं हूं योइची सुदाई और मैं बाइटिंग द कैट ग्रुप का लीडर हूं। करिन बस कंफ्यूजन में उस ग्रुप का नाम दोहराती रह गई। उसी पल कियोस्के को याद आया, यह वही क्लैन है जिसे डायरेक्टर इवाको ने बनाया था। जब वह क्लास की ओर बढ़ने लगा तो सुदाई ने उसे फिर से टोका और एक मुस्कान के साथ मजबूर करते हुए कहा, तुम मेरे लिए थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकते हो, है ना? कियोस्के रुका और मुद्द कर उसकी बात पर गौर किया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। सुदाई सीधा मुद्दे पर आया और पूछा, क्या कल रात उस रैंक डंजन में उन एडवेंचरर्स को तुमने ही हराया था? अनजान बनते हुए कियोस्के ने बस इतना पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पर अंदर ही अंदर वह हैरान था कि इस बंदे को कैसे पता चला, क्योंकि वह जानकारी तो छिपी होनी चाहिए थी।
उस सीनियर ने बताया कि उसे खबर मिली थी कि एक स्टूडेंट डंजन में गया है, इसलिए वह इन्वेस्टिगेट करने पहुंच गया। उसने राज खोला कि डंजन के अंदर उसे वो कुख्यात अपराधी मिले जो नए शिकारियों को लूटते थे। साथ ही सुडाई ने यह भी जोड़ दिया कि आज सुबह तुमने मल्टी एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल किया था। क्योस्के को समझ आ गया कि इस बंदे को उसके जादू की बारीकियों के बारे में कुछ नहीं पता। सब्र खोते हुए सीनियर ने मांग की कि वह सीधे सीधे सच उगल दे कि क्या उसने ही उन्हें हराया था। जवाब में क्योस्के ने बहाना बनाया कि सुबह अचानक हुए हमले की वजह से उसे कुछ ठीक से याद नहीं है। अपना आईडी दिखाते हुए उसने बात खत्म की। मैं सिर्फ लेवल 1 हूं, तो जाहिर है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सुदाई ने उस आईडी को गौर से देखा। वहां लेवल 1 और वॉइड एट्रीब्यूट लिखा था। चिढ़ते हुए वह बड्ड बद्धाया कि इस मामूली से लड्डेचके ने उसका वक्त बर्बाद कर दिया। उसने पीछे मुद्दे कर माफी मांगी कि उसने उसे फालतू में रोक लिया। उस अपर क्लासमैन ने जाते जाते चेतावनी दी कि दोबारा शक पैदा करने वाली कोई हरकत मत करना, क्योंकि फालतू का काम बरना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। कियोस्के ने उसे हॉल में दूर जाते हुए देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ सोचने लगा, सुदाई, तुम मेरे काम के बंदे हो। उसे समझ आ गया कि सुडाई का इस्तेमाल करके वह बिना किसी शक के इवाको के करीब पहुंच सकता है। उसने सोचा कि क्या इसे अपना मोहरा बनाया जा सकता है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया और उसने तय किया कि अपने जादू को टेस्ट करने का यह परफेक्ट समय है। दूसरी तरफ एक आलीशान कमरे में सुदाई पिछली रात रैंक डंजन में हुए हादसे की रिपोर्ट खत्म कर रहा था। अपनी कुर्सी पर शान से बैठे डायरेक्टर इवाको ने कहा, तुमसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। डायरेक्टर ने उसे फटकारते हुए याद दिलाया कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि किन लोगों का इस्तेमाल करना है, इसमें सावधानी बरतो। सुदाई ने झुककर माफी मांगी और वादा किया कि वह मामला तुरंत शांत कर देगा। इवाको ने बेरुखी से कहा, जाहिर है। फिर उसने चेतावनी दी कि अगर न्यूबी हंटिंग में उसकी मिलीभगत पकड़ दी गई तो खुद डायरेक्टर को भी आलोचना झेलनी पड़ेगी। अचानक इवाको ने सुदाई की ठुड्डी को बड्ढी ताकत से भींचा और धमकी दी, भूलना मत, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें पलक झपकते ही कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगा। सुदाई ने कांपते हुए कहा कि वह समझ गया है, पर मन ही मन वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे गुस्सा इस बात का था कि अगर उसे पता होता कि अंजाम ऐसा होगा तो उन हरामी न्यूबी हंटर्स का मुंह बंद रखने के लिए उसने उनसे कहीं ज्यादा पैसे ऐंठे होते। वही तो इस पूरे गंदे खेल का मास्टरमाइंड था। खैर, मुद्दे पर लौटते हुए डायरेक्टर ने कहा कि एक बात अभी भी समझ से बाहर है। सुडाई ने पूछा, वो क्या सर? इवाको ने समझाया कि रिपोर्ट के मुताबिक जो स्टूडेंट डंजन में गया था वह कम से कम 3rd ईयर का होना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड दिखाते हैं कि कल रात किसी भी 3rd ईयर स्टूडेंट ने डंजन में एंट्री नहीं ली थी। उसने डिवाइस साइड में रखते हुए अपना कंक्लूजन सुनाया। जाहिर है कि वे लोग न्यूबी हंटिंग के दौरान किसी मॉन्स्टर से हार गए होंगे और तुम उसे छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हो। उसके लिए यह मानना ज्यादा आसान था कि वे मॉन्स्टर से मरे होंगे, न कि किसी स्टूडेंट ने अकेले उन सबको धूल चटाई होगी। सुडाई के पास कहने को कुछ नहीं बचा, बस उसने पूछा, क्या वाकई ऐसा ही है? डायरेक्टर ने कंफर्म किया, हाँ, जब तक कि कुछ बहुत ही असाधारण न हुआ हो। अनयूजुअल शब्द सुनते ही सुदाई को कियोस्के का वो आईडी याद आया जिस पर वॉइड एट्रीब्यूट लिखा था। उसने इवाको से पूछा कि क्या मुमकिन है कि इस केस में कोई यूनिक एट्रीब्यूट शामिल हो। डायरेक्टर ने इस पर गौर किया और कहा कि हाँ, इसकी संभावना है। सुदाई के चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान आ गई। उसने फौरन ऑफर दिया कि वह डायरेक्टर के लिए यह मामला खुद संभालेगा। एक नए प्लान के साथ उसने वादा किया कि वह इस समस्या को JDDH से खत्म कर देगा। सीन बदलता है। एक अंधेरे कॉरिडोर में मशालें जल रही थीं। वहां स्टूडेंट्स का एक ग्रुप किसी अनजान खतरे के खिलाफ एक साथ स्पेल्स कास्ट कर रहा था। तभी एक स्टूडेंट चीखा कि मॉन्स्टर ने डिफेंस टॉर्नेडो दिया है और वह उनकी तरफ आ रहा है। वह खूंखार जीव तेजी से उनकी ओर बढ़ा और जान बचाने के लिए सबको तितर बितर होना पड़ा। उस तबाही के बीच सुडाई ने हमले को रोकने के लिए एक स्पेल कास्ट किया और पूरी क्लास को फटकार लगाई कि किसी भी हाल में अपनी बैटल फॉर्मेशन न तोड़ें। जैसे ही वह खूंखार जीव जमीन पर ढेर हुआ,
उसने ऐलान किया कि इलाके के सारे मॉन्स्टर्स साफ हो चुके हैं। ये देख बाकी स्टूडेंट्स उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। मानना पड़ेगा, आखिर डायरेक्टर इवाको ने आपको ऐसे ही नहीं चुना। उसके चमचों ने सैल्यूट ठोकते हुए उसकी जी हजूरी शुरू कर दी। काम पूरा होते ही सुदई ने बाकी चीजें उन पर छोड़ दी और वहां से निकल गया। अकेले होते ही उसने अपना असली चेहरा दिखाया। अब वक्त आ गया है वो करने का जिसके लिए मैं यहां आया हूं। उसने फुसफुसाते हुए एक जंजीरों वाला आर्टिफैक्ट निकाला जिसे वह सिर्फ चेन्स कहकर बुलाता था। उसने तुरंत उस आइटम को एक्टिवेट किया और हुक्म दिया, असाई कियोस्के की लोकेशन का पता लगाओ। नतीजा वैसा ही निकला जैसा उसने सोचा था। कियोस्के बाकी स्टूडेंट्स से काफी दूर था। सुदई के लिए यह सिचुएशन एकदम परफेक्ट थी। अच्छा है, अब उसकी मौत को एक बदकिस्मत हादसा बताना और भी आसान होगा। उसने मन ही मन सोचा, वह बहाना बना देगा कि उसे वो लडज का इत्तेफाक से मिला था, क्योंकि डंजन में ऐसी घटनाएं तो आम बात हैं। चलते चलते उसे पुरानी बातें याद आने लगीं। हॉस्पिटल से आने के बाद से उस डीडीएचके ने सिर्फ मुसीबतें खद्दीद ही की हैं। उसने बद्धाते हुए उन बुलीज की रिपोर्ट को याद किया। फ्लैशबैक में वे लड्डीच के सुदई के सामने गिद्धा रहे थे। सर, हमारी बात का यकीन मानिए, उस नो एट्रीब्यूट वाले कचरे ने हम पर बिल्कुल वैसा ही जादू चलाया जैसा हम यूज कर रहे थे। उसने आग का ऐसा सैलाब खड्डी दी कर दिया जो हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन सुदई को उनकी बकवास पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसने खद्दा होकर साफ कह दिया कि उसने जो जानना था जान लिया। जब उन लड्डचकों ने फिर से बोलने की कोशिश की तो सुदई ने उन्हें बेरहमी से टोक दिया और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, इन्हें ले जाओ और फिर से ट्रेन करो। मुझे उन कमजोरों की जरूरत नहीं जो अपनी नालायकी की वजह से हार जाते हैं। जब उन्हें घसीटा जा रहा था तो एक लड्डेचका चिल्लाया, आपने ये वादा नहीं किया था सुदई? पर सुदई के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसके हिसाब से कियोस्के अब इंसान नहीं रहा था। एनर्जी के निशानों का पीछा करते हुए सुदई ने गौर किया कि उन स्टूडेंट्स की आंखों में जो डर था वो मामूली नहीं था। उसे याद आया कि कैसे उसने टेस्ट लेने के लिए कियोस्की को अपने क्लैन की स्पेशल क्लास में शामिल किया था, पर वहां लड्डीएचिके ने सिर्फ पावरफुल इल्यूजन्स ही दिखाए थे। रास्ते में पढ़े मॉन्स्टर्स को देखते हुए उसने अंदाजा लगाया कि जरूर उसने कोई मैजिकल आइटम या कोई बेईमानी का तरीका इस्तेमाल किया होगा। तभी उसे एक और मॉन्स्टर की लाश मिली जो सिर्फ एक फायर बेस्ड हमले से मारी गई थी। सुदई ने कड़वाहट के साथ माना कि उन लड्डेकों की बात पूरी तरह झूठ नहीं थी। फिर भी उसने इस ताकत का मजाक उड़ाते हुए सोचा, इतनी पावर कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि इवाको, वो पेंटाग्राम फेलियर, भी ऐसा कर सकता है। उसने मन ही मन माना कि फिलहाल उसके पास इवाको की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक दिन वह उसे जरूर सरपास कर देगा। फिर वह उसकी जगह लेकर खुद पेंटाग्राम बनेगा और दुनिया पर राज करेगा। अपने इस ग्रैंड प्लान को सोचकर उसके चेहरे पर एक मैलिशियस स्माइल आ गई। अपने मकसद को पाने के लिए वह जानता था कि वह रुकी हंटर्स के साथ अपने कनेक्शन का खुलासा कभी नहीं होने दे सकता। और जहां तक असाई कियोस्के की बात है, जो आगे चलकर उसके लिए मुसीबत बन सकता है, वह पक्का करेगा कि उसके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए। तभी आर्टिफैक्ट ने पास के एक कोने की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था किल्डिच वहीं है। कोने से झांकते हुए उसने खुद को तैयार किया और सोचा कि कियोस्के ऐसी जगह पर भला क्या कर रहा होगा। पर अगले ही पल जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरी तरफ कियोस्के मॉन्स्टर्स की एक ढेर के ऊपर बैठा उसका स्वागत कर रहा था। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम बहुत लेट हो, मैं इंतजार करते करते थक रहा था। पूरी तरह हैरान होकर सुदई ने सोचा कि इस लाडके को उसकी प्रेजेंस का पता कैसे चला, जबकि उसने खुद को पूरी तरह हिडन रखा था। कियोस्के ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम अभी यही सोच रहे हो सुदई? सुदई को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या इस लड़के ने वाकई उसके विचार पढ़ लिए? एक कदम पीछे हटते हुए उसने आखिर पूछ ही लिया, आखिर तुम चीज क्या हो? लड़के ने जवाब दिया, मैंने सुना था कि इवाको ने तुम्हें चुना है।
पर तुम उतने इम्प्रेसिव नहीं हो जितना मैंने सोचा था। उसने आगे जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह तुम नए शिकारियों को लूटकर पैसे ऐंठते हो, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो डरपोक इवाको करता होगा। अपनी पोल खुलती देख सुदई चिल्लाया कि उसे यह सब जानकारी कहां से मिली। कियोस्के खड्डा हुआ और बोला कि ऐसा लगता है तुम्हें दूसरों को तड़ेच पाने में बहुत मजा आता है। पर सुदई, तुम्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि खुद शिकार होना कैसा लगता है? यह कहते हुए उसने अपनी मुट्ठी उठाई और ऐलान किया कि वह उसे अभी वही फीलिंग सिखाएगा। उसने राज खोला कि वह अपने जादू से उसे अपनी उंगलियों पर नचवाएगा। सुदई ने कियोस्के का सामना किया, जो अभी भी जेब में हाथ डाले खड़डीढ़ा था। सुदई समझ गया कि यह लडीडिडे बहुत डेंजरस है। अपनी तलवार पर लपटें एक्टिवेट करते हुए उसने कहा कि अपने एम्बिशन के लिए उसे हर हाल में हराना होगा। वह तेजी से आगे बढ़ा, पर कियोस्के ने बड़ी आसानी से उसके वार को डॉज कर दिया। अपने हाथ में एक आग की लपट लेकर उसने फिर मजाक उड़ाया। क्या यही तुम्हारी असली ताकत है? उसने सुदई की तरफ आग की एक लहर छोड़ दी। सुदई ने अपनी तलवार से हमला रोका और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लेवल की स्किल से जीत पाओगे? पर वह तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। बिना रुके लडजके ने एक अलग एट्रीब्यूट का नया स्पेल तैयार किया। पलक झपकते ही एनर्जी मैजिक ने सुदई को हिट किया। उसने तलवार से बचाव तो किया, पर हमले के इम्पैक्ट से वह पीछे की ओर उड़ीडीएच गया। धमाके की ताकत से वह गलियारे की दीवार से जा टकराया। इससे पहले कि वह संभल पाता, मलबे के बीच से निकले एक और जादू ने उसे चौंका दिया। किसी तरह वह इस बार भी बच निकला और उसने पत्थर के नुकीले कांटों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सुदई को अब यकीन हो गया कि कियोस्के वाकई मल्टी एट्रीब्यूट मैजिक यूज कर सकता है। लड्ढते हुए उसने चिल्लाकर पूछा कि तुम्हारे वॉइड मैजिक के साथ आखिर माजरा क्या है? जैसे ही उसका विरोधी अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ, वह मुश्किल से रिएक्ट कर पाया। उसने खुद का बचाव तो कर लिया, पर सुदाई गुस्से में चिल्लाया कि कियोस्के हर बार उसके प्लान्स के बीच में आ जाता है। उनकी तलवारों की टक्कर ने दोनों को पीछे धकेल दिया और एक पल के लिए उनके बीच दूरी बन गई। कियोस्के ने नफरत से पूछा, तुम किन प्लान्स की बात कर रहे हो? सुदाई ने जवाब दिया कि वह एक दिन इवाको से भी आगे निकल जाएगा और उसकी जगह लेकर खुद पेंटाग्राम सेंट बनेगा। कियोस्के ने सवाल किया कि आखिर इवाको ही क्यों, जबकि और भी पेंटाग्राम सेंट्स मौजूद हैं। एक शातिर मुस्कान के साथ सुदाई ने अपने प्लान की वजह बताई। क्योंकि इवाको एक फेलियर है जिसने पास्ट में पेंटाग्राम को बीच में ही छोड़ीडीएच दिया था। अगर मैं सेंट बन गया तो मुझे दुनिया पर राज करने का हक मिल जाएगा, इसलिए सबसे कमजोर को निशाना बनाना ही समझदारी है। यह सुनकर कियोस्के ने घृणा में अपनी आंखें बंद कर लीं। सुदाई उसे नीच बुलाने लगा, पर कियोस्के ने शांत भाव से कहा, मुझे फिक्र थी कि कहीं तुम मुझसे पहले आइवाको तक न पहुंच जाओ, पर अगर तुम्हारा एम्बिशन इतना घटिया है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इन शब्दों ने सुदाई की बोलती बंद कर दी। वह गुस्से में दहाड़ा, शट अप, और एक नए हमले के लिए झपटा। तलवारें टकराते ही उसने चिल्लाकर पूछा, ताकत, पैसा और औरतें चाहने में बुराई क्या है? मुझे वो पावर चाहिए जिससे मैं दूसरों को कुचल सकूं और कोई मेरे खिलाफ एक लफ्ज न बोल सके। अगर मैं पेंटाग्राम सेंट बन गया तो मैं जो चाहे कर पाऊंगा, यहां तक कि मुझे उस सेंटेस की कमजोरी ढूंढने का मौका मिलेगा और मैं उसे अपनी बना लूंगा। कियोस्के ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनने लायक भी नहीं हैं। उसने ऐलान किया कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है और एक डिसाइसिव अटैक लॉन्च किया। अपनी तलवार को टुकड़े टुकड़े होते देख सुदाई दहशत में चिल्लाया, यह नामुमकिन है। कियोस्के ने खुलासा किया कि तुम्हारी इन बेकार की बातों की वजह से मुझे अपना मैजिक तैयार करने का पूरा मौका मिल गया। पूरी तरह खौफजदा होकर सुदाई भीख मांगने लगा कि उसके करीब मत आओ, पर कियोस्के ने उसकी एक न सुनी और कहा, अब तुम्हारे नाचने का वक्त है। उसने अपना स्पेल एब्सोल्यूट हिप्नोसिस उस पर कास्ट कर दिया। जादू के असर से सुदाई की आंखों की चमक खो गई और वे पूरी तरह खाली हो गईं। वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कियोस्के ने सोचा कि इस मैजिक के लिए सामने वाले की स्पिरिट को तोड़ना पड़ता है, पर एक बार यह एक्टिवेट हो जाए तो नतीजा पक्का होता है। उसने किसी कठपुतली की तरह उसे आदेश दिया, अभी खड़ीढे हो जाओ। वह लड्ड का हुक्म मिलते ही जमीन से उठा
और एक खोखली आवाज में बोला, जी सर, मैं खड्डा हो चुका हूं। कियोस्के मुस्कुराया। उसका स्पेल पूरी तरह कामयाब रहा था। उसने अपने इस मोहरे को निर्देश दिया कि फिलहाल अपना मिशन पूरा करने पर ध्यान दो, नए ऑर्डर्स बाद में दिए जाएंगे। जब उसने लड़खड़ाती आवाज में जवाब देने की कोशिश की, तो कियोस्के ने उसे अपनी नॉर्मल टोन में बात करने को कहा। तुरंत उसकी पलकें झपकीं और आंखें सामान्य हो गईं। उसकी पर्सनैलिटी वापस लौट आई थी, लेकिन वह अब पूरी तरह कियोस्के के काबू में था। वह पीछे मुड़ा और बोला कि वह ग्रुप को लीड करने के लिए वापस जा रहा है। कियोस्के ने खामोशी से उसे जाते हुए देखा और कंफर्म किया कि उसका कंट्रोल पूरी तरह एक्टिव है। प्लान की कामयाबी पर उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। तभी गलियारे में एक परछाई उभरी। वह असाही करिन थी। उसने फौरन पूछा, तुम कहाँ थे? मैं बहुत वरीड थी। कियोस्के ने एक नरम मुस्कान के साथ माफी मांगी और कहा, बस सुदाई से कुछ बात कर रहा था। हैरान होकर करीन ने पूछा कि उनके बीच क्या बात हुई। कियोस्के ने जवाब दिया, बस यही कि अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए। करिन ने मासूमियत से पूछा कि क्या उसे कोई अच्छी एडवाइस मिली। इस पर उसने कंफर्म किया कि उसे बहुत शानदार सलाह मिली है और इसकी बदौलत उसका एक सपना अब जरूर पूरा होगा। करिन ने एक्साइटमेंट में कहा कि वह दुआ करेगी कि उसका सपना जल्द सच हो। तभी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप वहां से गुजरा और अनाउंस किया कि स्पेशल क्लास खत्म होने वाली है और सबको तुरंत इकट्ठा होना है। करिन उसे अपने साथ चलने को कहती है ताकि वे पीछे न छूट जाए। चलते हुए कियोस्के ने मन ही मन सोचा कि वह इस क्लास में आकर बहुत खुश है, क्योंकि आखिरकार उसे एक ऐसा मोहरा मिल गया था जिस पर इवाको कभी शक नहीं करेगा। इधर डायरेक्टर इवाको अपने ऑफिस में सुडाई से रुकी हंटर इंसिडेंट की प्रोग्रेस पूछ रहा था। सुडाई ने कंफर्म किया कि जैसा अंदाजा था, इस केस में एक यूनिक एट्रीब्यूट वाला स्टूडेंट शामिल है, असाई कियोस्के, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिसके पास वॉइड एट्रीब्यूट है। उसने रिपोर्ट दी कि वह तय की गई जगह पर उससे पूछताछ कर रहा है और उस लड्डेचके ने मान लिया है कि उसने लड़ाई के दौरान मल्टी एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल किया था। इवाको ने पूछा कि आखिर यह मल्टी एट्रीब्यूट मैजिक है क्या। जवाब देने से पहले सुदाई के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो उसके एक्टिव माइंड कंट्रोल का संकेत था। उसने कहा कि डिटेल्स अभी साफ नहीं हैं, पर अगर थोड़ा वक्त मिले तो वह सब कुछ पता लगा लेगा। मौका देखकर सुदाई ने एक सुझाव दिया, सर, काफी वक्त हो गया है। शायद अब बेहतर होगा कि आप खुद इस इंटरोगेशन की कमान संभालें। थोड़ी देर सोचने के बाद इवाको मान गया। उसने क्रूरता से कहा, वैसे भी बहुत समय हो गया है किसी को तड्डेच पाए हुए। उसने उस स्टूडेंट को मजा छकाने का वादा भी किया। सुदाई ने साथ चलने की बात कही, पर डायरेक्टर ने उसे टोकते हुए कहा कि वह बाद में आएगा, जिसके बाद सुदाई अकेला वहां से निकल गया। अकेले होते ही इवाको ने एक फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई जिसने पिछली बातचीत के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। इवाको ने बिना वक्त गंवाए कहा, यह नाटक बंद करो। उसने उसे उसके नाम से बुलाया, लेई रुआकी, जिससे पता चला कि वह उसके झांसे में नहीं आया था। पेंटाग्राम सेंट्स की उस सीईओ ने उसे याद दिलाया कि वे दोनों पार्टनर्स हैं और गवर्नमेंट की सब्सिडी शेयर करते हैं। अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए इवाको ने डायरेक्टर ने यह कहते हुए बात खत्म करने की कोशिश की कि वह बिजी है, पर लेई रुआकी ने तंज कसा कि तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदले। उसने उकसाते हुए पूछा, आखिर महान एकेडमी डायरेक्टर के पास ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है? इवाको ने उसे अपनी जुबान पर लगाम देने को कहा और खुलासा किया कि वह एक वॉइड एट्रीब्यूट वाले स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उस औरत ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, भला उस फेलियर एट्रीब्यूट वाला लड़का क्या ही कर लेगा? पर डायरेक्टर ने जवाब दिया कि चाहे जो भी हो, है तो वह एक यूनिक एट्रीब्यूट ही, और इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर सीईओ एक पल के लिए रुकी और कुछ सोचते हुए पूछा, क्या तुम्हारा मतलब क्विचिरो के टाइम एट्रीब्यूट जैसा कुछ है? यह नाम सुनते ही इवाको तिलमिला गया और चिल्लाया कि उस आदमी का नाम मत लो। उसकी झुंझलाहट देखकर वह औरत और भी मजाक उड़ाने लगी, पर उसने यह भी माना कि वह उसके रिएक्शन के लिए उसे दोष नहीं दे सकती। उसने याद दिलाया कि उस पावर के आने के बाद से एडवेंचरर्स के बीच का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल गया था।
फिर उसने बाद में बात करने का कहकर कॉल काट दिया। फोन रखते ही इवाको ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और उसे स्वार्थी लोमदही कहा। वह मन ही मन मान रहा था कि इतने सालों बाद उस शापित नाम को सुनकर उसका खून खौल उठा है। उसने तय किया कि यह अपनी पूरी भद्दस निकालने का सबसे परफेक्ट मौका है। इवाको की परछाई एक सुनसान गोदाम की तरफ बढ़ी। दरवाजे के सामने खड्डे होकर वह सोचने लगा कि कैदी को किस तरह टॉर्चर किया जाए। वह डूबने से लेकर नाखून उखाड़ने तक के तरीकों की लिस्ट बनाने लगा। एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने सोचा कि जो गुस्सा वह क्विचिरो पर नहीं निकाल पाया, वह अब उस स्टूडेंट पर निकालेगा। जैसे ही उसने लॉक खोला, उसने अंदर कदम रखा और देरी के लिए सूडे से माफी मांगी। लेकिन कमरे का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। टॉर्चर रूम पूरी तरह खाली था। तभी पीछे से किसी ने उस पर एक चीज से हमला किया। वार सीधा चेहरे की तरफ आ रहा था, पर आखिरी सेकंड में इवाको ने अपना हाथ उठाकर उसे ब्लॉक कर लिया। उसने मुड़कर अपने हमलावर की तरफ देखा और कहा, लगता है तुमने मुझे बहुत कम आंक लिया है। उसने पूछा कि क्या यह घमंड तुम्हें मिलने वाली तारीफों की वजह से है। अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उसने पूछा कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे हरा पाओगे। उसने एनर्जी चेन से हमला किया और चिल्लाया कि इतना काफी नहीं होगा। उन जंजीरों ने सुदय के शरीर को जक डाच लिया और उसे हवा में उल्टा लटका दिया। डायरेक्टर ने एक जबरदस्त किक जड़ दी जिसने उसे जमीन पर दे मारा और ऐलान किया कि तुम जैसा कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उस गद्दार की तरफ बढ़ते हुए, जिसका मुंह बंद था, उसने कहा कि तुमने गलत रास्ता चुन लिया। उसने ऐलान किया कि योइची सुदाई की बेवकूफी भरी ख्वाहिशों ने ही उसे बर्बादी तक पहुंचाया है। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम आज भी वही पुराने बेवकूफ हो। उस मौजूदगी को महसूस करते ही इवाको बुरी तरह चौंक गया। वह पीछे मुड़ा और चिल्लाया, वहां कौन है? कियोस्क के अंधेरे से बाहर निकला और तंज कसते हुए बोला, एक ऐसा इंसान जो ताकतवर के सामने झुकता है और कमजोरों का खून चूसता है। लगता है तुम आज भी उतने ही लालची और बेवकूफ हो। गुस्से से पागल होकर इवाको दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एकेडमी डायरेक्टर से इस तरह बात करने की? पर लड्ड अचके ने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया और अपनी बात जारी रखी। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी घटिया ख्वाहिशों के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लिया। यह डिस्क्रिप्शन तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है ना इवाको हिदेकी? अपनी पहचान छिपाए रखने की वजह से इवाको उसे पहचान नहीं पाया और चिल्लाकर उसका स्टूडेंट नंबर मांगने लगा ताकि उसे तुरंत एक्सपेल निकाल कर सके। कियोस्के ने बस मुस्कुराते हुए उसे शांत होने को कहा, आखिरकार मैं यहां तक पहुंच ही गया। अब वक्त है कि हम दोनों अकेले में जरा तसल्ली से बात करें। डायरेक्टर को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसने अपना जादू तैयार किया जिससे जमीन के पत्थर उसकी पावर की तीव्रता से हवा में तैरने लगे। उसने कसम खाई कि वह आज उसे औकात और ताकत का फर्क समझा देगा। उसने एक एडवांस्ड अर्थ एट्रीब्यूट स्पेल का इस्तेमाल किया, एक विशालकाय पत्थरों का हाथ। जैसे ही वह हाथ एक पंच की तरह कियोस्के की तरफ बढ़ा, इवाको चिल्लाया, कोई भी स्टूडेंट इसे डॉज नहीं कर सकता, अब मर जा। एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरे वेयरहाउस में मलबे के चिथड़े उड़ाच गए। डायरेक्टर पागलों की तरह हंसने लगा। यही अंजाम होता है जब कोई मामूली स्टूडेंट मुझसे टकराने की जुर्रत करता है। धूल का गुबार छोंटने लगा और टूटा फूटा गोदाम नजर आने लगा। इवाको ने सोचा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। अब उसे टॉर्चर करने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी। वह सिर्फ यह देखने के लिए रुका रहा कि उस लड्ड हचके की लाश कहां पड़ी है। तभी धूल के बीच से एक आवाज आई, सच में तुम हमेशा से एक मुसीबत रहे हो। हैरान होकर डायरेक्टर उस आवाज की तरफ मुद्दा। धुएं के बीच से कियोस्के की परछाई उभरी। उसे खरोंच तक नहीं आई थी। इवाको के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। लड्डका धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और शांत लहजे में याद दिलाया, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी बात करने के लिए कहा था। दहशत में डायरेक्टर चिल्लाया, यह नामुमकिन है। मेरे एडवांस्ड मैजिक से कोई भी जिंदा बचकर नहीं निकल सकता। आखिर तुम चीज क्या हो? अपना नाम बताओ। कियोस्के के चेहरे पर एक स्मर्क आई। उसने वही सवाल दोहराया, मैं कौन हूं? क्या तुम वाकई मुझे नहीं जानते?
इवाको ने चिल्लाकर कहा कि वह किसी भी ऐसे शख्स को नहीं जानता और उसे खेल बंद करने को कहा। लद्दाखे ने दुखी होने का नाटक किया और कहा, तुम्हारी बातें सुनकर दिल टूट गया मेरा। जैसे ही कियोस्के के चेहरे के हाव भाव पुराने कोइचिरो से मिलने लगे, डायरेक्टर के दिमाग में बिजली सी कौंधी। लद्दाखे ने पूछा, क्या तुम वाकई मुझे भूल गए? जैसे ही इवाको को वह पुराना चेहरा याद आया, उसका रंग उड़ एच गया। वह हकलाने लगा, यह सच नहीं हो सकता। वह बुरी तरह डर गया और पीछे हटते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं, यह नामुमकिन है। वह अपना सिर पकड़कर पागलों की तरह चीखने लगा। उसे यकीन था कि यह लड़का वही है जिसके बारे में वह सोच रहा है, पर उसका दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था। उसने नफरत से चिल्लाकर कहा, ए कमीने, यह नाटक बंद कर। तूने पक्का न्यूज में वो पुरानी स्टोरी देखी होगी और अब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने दांत पीसते हुए एक और एनर्जी अटैक तैयार किया और दहाड़ा, मिसाडो कोइचिरो मर चुका है। कियोस्के ने एक गहरी आह भरी और ठंडे लहजे में कहा, तुम हमेशा से ऐसे ही थे। तुम सिर्फ वही मानते हो जो तुम्हें पसंद है और कड़वे सच से आंखें फेर लेते हो। चिढ़कर इवाको ने धमकी दी कि अगर वह एक कदम भी और आगे बढ़ा तो वह उसे खत्म कर देगा। एक हल्की मुस्कान के साथ कियोस्के ने बस इतना कहा, मैं सब समझ गया। उसने अपने हाथ में एनर्जी जमा की और बोला, तुम हमेशा दूसरों की मीठी बातों में आकर बहक जाते थे। क्या यही वजह थी कि तुमने मुझे बिट्रे किया? पूरी तरह आपा खोते हुए इवाको चिल्लाया, चुप हो जा, और उसने एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ दिया। लेकिन कियोस्के ने पहले से तैयार अपनी मैजिक शील्ड से उस हमले को बड़ी आसानी से रोक दिया। इवाको के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये स्पेल, ये तो वही है जो वो पास्ट में यूज करता था। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसका असर हर तरफ फैल गया। लड़खड़ाते हुए पीछे हटते हुए इवाको बड़बड़ाया, यह नामुमकिन है। हमने तो उसे डंजन में हमेशा के लिए सील कर दिया था। जवाब में कियोस्के उसके करीब आया और बोला, हाँ, तुमने मुझे कैद किया था। तुमने मुझे नर्क जैसी नफरत और अकेलेपन में धकेल दिया था। थिरथराते हुए डायरेक्टर ने फिर पूछा, क्या तुम वाकई मिसाडो कोइचिरो हो? कियोस्के मुस्कुराया, तुम्हें पहचानने में काफी देर लग गई। वैसे यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हें मैं अब भी याद हूं। अचानक इवाको घुटनों के बल से उठ खड़ा हुआ। वह पागलों की तरह हंसने लगा और चिल्लाया, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम मरकर वापस आए हो। भूत हो तुम, और भूतों को शांत रहना चाहिए। उसने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक और विनाशकारी एनर्जी ब्लास्ट किया। कियोस्के ने आखिरी सेकंड में जंप लगाकर खुद को बचा लिया। हवा में रहते हुए ही उसने देखा कि आसमान से पत्थरों की एक विशाल मुट्ठी उसकी तरफ आ रही है, पर उसने फिर से उसे चकमा दे दिया। इवाको गुस्से में पागल हो गया। उसने सोचा कि उसे किसी भी हाल में इस लड़ाई को जीतना होगा। उसे याद आया कि कैसे गोल्डन सीकर्स के दिनों में लोग उसे नॉन कॉम्बैटेंट कहकर चिढ़ाते थे, और आज भी बाकी सेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसके चारों तरफ चट्टानें तैरने लगीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। यह मेरी वो सीक्रेट टेक्निक है जिसे मैंने 20 साल लगाकर बनाया है। अगले ही पल उसने विंड और अर्थ का एक शक्तिशाली ड्यूअल मैजिक लॉन्च किया। इसे झेल कर दिखाओ। पत्थरों और तूफान का एक भयानक बवंडर कियोस्के की तरफ बढ़ा। अनगिनत पत्थर गोलियों की रफ्तार से उस जगह टकराए जहां कियोस्के खड्डा था। एक महाविनाशकारी धमाका हुआ और पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। हांफते हुए इवाको ने धुएं की तरफ देखा और पूछा, अब बताओ, कैसा लगा मेरा असली जलवा? डायरेक्टर ने हांफते हुए उस धूल के गुब्बार को देखा और अपनी पीठ थपथपाई। उसे यकीन हो गया था कि इस स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक के बाद कोई नहीं बच सकता। जब काफी देर तक कियोस्के की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो वह पागलों की तरह हंसने लगा। आखिरकार मैंने कर दिखाया। मैंने उस हरामी मिसाटो कोइचिरो को हरा दिया। वह अपनी जीत के नशे में चूर होकर चिल्लाया। टाइम एट्रीब्यूट अब पुरानी बात हो गई है। पूरे 20 साल बीत चुके हैं। अब मैं वो पुराना डरपोक इंसान नहीं हूं जो छिप कर वार करता था। उसने गर्व से ऐलान किया कि इन 20 सालों में उसका लेवल बढ़ रहा है और वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसने राहत की सांस ली
और खुद को पेंटाग्राम सेंट्स में सबसे महान घोषित कर दिया। तभी धूल के गुब्बार के पीछे से एक ठंडी आवाज आई, हो गया तुम्हारा। जैसे ही धूल छौंटी, कियोस के बिल्कुल सही सलामत खड्डा नजर आया। इवाको हकलाने लगा, ये कैसे हो सकता है? इतने सारे अटैक्स के बाद भी तुम जिंदा हो। क्योस्के ने बस इतना कहा कि एक हीरो के तौर पर तुम्हारी पावर ठीक ठाक है, पर अब उसकी बारी है। उसके शरीर के चारों तरफ एक भयानक ऑरा धधकने लगा। एक डरावनी मुस्कान के साथ उसने कहा, अब मैं अपनी पूरी नफरत बिना किसी रोक टोक के तुम पर निकाल सकता हूं। इवाको बुरी तरह दहशत में आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खडीडीडहा यह लड्डी डहच का कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर है। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने फिर से अपना जायंट स्टोन हैंड अटैक लॉन्च किया। पत्थरों की वो विशाल मुट्ठी क्योस्के को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। जब वह मुट्ठी टकराई तो डायरेक्टर को लगा कि इस बार काम तमाम हो गया, पर मलबे के बीच से क्योस्के की शांत आवाज गूंजी, तुम हमेशा से बहुत शोर मचाते हो। अचानक उस पत्थर के हाथ के बीच से पानी का एक भयानक सैलाब फूटा। उस लिक्विड मैजिक ने पत्थर के हमले को गलाकर कीचडीएच में बदल दिया। मलबे के ऊपर खड़े होकर क्योस्के ने पूछा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इतना काफी है? अब इवाको की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह जमीन पर घिसटते हुए गिड्ढगिड्ढाने लगा। पास मत आओ, दूर रहो। उसने हडहबदाहट में एक और एनर्जी ब्लास्ट छोड़ दा, पर कियोस्के ने सिर्फ एक हाथ के इशारे से उसे हवा में मोड़ दिया। वो एनर्जी एक वॉर्टेक्स में तब्दील हो गई और खुद इवाको को अपनी चपेट में ले लिया। डायरेक्टर जमीन पर ढेर हो गया। कियोस्के उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका मुक्का आग की फ्लेम्स से घिरा हुआ था। इवाको अब पूरी तरह टूट चुका था। वह रोते हुए माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो। 20 साल पहले जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। वह लगातार गिड़गिड़ा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि कियोस्के पहले की तरह एक दयालु बेवकूफ है जो उसकी बातों में आ जाएगा। लेकिन कियोस्के ने उसे डांटते हुए कहा, शट अप। पिछली बार भी तुमने मुझे ऐसे ही धोखा दिया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं दोबारा वही गलती दोहराऊंगा? बेबसी में इवाको उनके पुराने दिनों की दुहाई देने लगा और याद दिलाने लगा कि वे कभी दोस्त हुआ करते थे। जवाब में कियोस्के ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें ये शब्द बोलने का कोई है क्यों नहीं है, खासकर तब जब तुमने खुद मुझे बदले का दानव, डीमन ऑफ वेंजेंस बनाया है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक फ्लेमिंग पंच सीधे उस गिरे हुए आदमी के चेहरे पर जड्ढा। इसके बाद उसने फायर और आइस मैजिक से भरे हुए हमलों की एक बेरहम झड्डी लगा दी। हर वार के साथ डायरेक्टर पीछे की ओर उठाता गया। उसका शरीर पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था। बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, उसे उस आदमी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए था। एक आखिरी विनाशकारी हमले ने उसे एक पेडीहैट से जा टकराया, जहां एक धमाके के साथ सब कुछ थम गया। उस जमे हुए शरीर के सामने खड़ेढे होकर कियोस्के ने कहा, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम अभी जिंदा हो, क्योंकि मुझे अभी तुमसे कुछ पूछना है। उसने बेहोश दुश्मन से पूछा कि क्या वह उसे सुन पा रहा है। जमीन पर पड्ढे पड्ढे इवाको को होश आया। वह उलझन में था कि वह कहां है। जैसे ही उसने कियोस्के को देखा, वह दहशत में पीछे की ओर घिसटने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। लड्ढैके ने उसे दिलासा दिया कि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसने रुकते हुए दबाव डाला, तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उसने मेज से मिला हुआ फोन उसकी तरफ घुमाया और एक औरत के बारे में पूछा, लेई रुआकी। डायरेक्टर ने अपना फोन छीनने की कोशिश की और चिल्लाया कि यह उसका है, पर कियोस्के ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, कॉल हिस्ट्री के मुताबिक उस औरत ने आज ही तुमसे बात की है। उसने कढ़ाई से पूछा कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। कोई रास्ता न देख डायरेक्टर ने उगल दिया कि वह 3 दिन में जापान आ रही है और वे इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। यह सुनकर कियोस्के मुस्कुराया। मैं समझ गया। उसे पुराना वक्त याद आया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि इन 3 दिनों के अंदर वह उस औरत का क्या हाल करेगा। उसने अपना अगला कदम तय कर लिया था। फोन वापस देते हुए उसने निर्देश दिया कि फिलहाल लेई रुआकी के सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करो, लेकिन मेरी पहचान के बारे में एक लफ्ज भी बाहर नहीं आना चाहिए। उसने डराते हुए कहा कि जब वह बेहोश था तब उसने उसके दिल पर
एक स्पेल कास्ट कर दिया है। अगर उसने सच बोलने की हिम्मत की तो उसके शरीर के अंदर एक एनर्जी एक्सप्लोजन होगा। इवाको डर के मारे कांपने लगा। वहां से जाते हुए कियोस्के ने उसे अपना वादा याद रखने को कहा। सच तो यह था कि उसने ऐसा कोई जादू नहीं किया था, पर इवाको जैसे डरपोक इंसान के लिए सिर्फ एक ब्लफ, झूठ ही काफी था। वह उसे एब्सोल्यूट हिप्नोसिस में नहीं डालना चाहता था। वह चाहता था कि उसका दुश्मन पूरी तरह होश में रहकर टड्डीएच पे। 3 दिन बाद सीन एक एयरप्लेन के अंदर शिफ्ट होता है। लेई रुआ की बड्ढे सुकून से खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी एक सबोर्डिनेट ने उसे जानकारी दी कि वे पहुंचने ही वाले हैं। अचानक फ्लाइट अटेंडेंट की अनाउंसमेंट एक चीख में बदल गई। एक नकाबपोश आदमी सामने आया और चिल्लाया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उसने सभी पैसेंजर्स को तुरंत फर्श पर लेटने का हुक्म दिया, लेकिन लेई रुआ की अपनी जगह से खड़ीडिढी हो गई ताकि उन घुसपैठियों का सामना कर सके। नकाबपोश टेररिस्ट ने उसे धमकाया और हुक्म मानने को कहा, पर वह दंग रह गया जब पलक झपकते ही वह उसके सामने आ खड़ी हुई। लेइरुआकी ने पावर के एक जबरदस्त डिस्चार्ज के साथ उसे ऐसा झटका दिया कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड्स में उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दोनों हाईजैकर्स को धूल चटा दी। बाकी पैसेंजर्स यह नजारा देखकर सन्न थे। तभी किसी ने उसे पहचान लिया। ये तो पेंटाग्राम सेंट्स की मेंबर हैं। इन्होंने हम सबकी जान बचा ली। प्लेन लैंड होने के बाद जब अपराधियों को ले जाया जा रहा था, एयरलाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव दौड़ता हुआ आया और उसने मिस लेई का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। एक शातिर मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, मुझे खुशी है कि मैं इस फ्लाइट में थी, वरना आपकी कंपनी की रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाती। तभी उसके एक आदमी ने इशारा किया कि हाईजैकर्स के हथियार खास थे, जिन्हें डिटेक्टर्स भी नहीं पकड़ डीडीएच पाए। ली ने कमेंट किया कि आजकल कई ग्रुप्स डंजन मटेरियल्स से बने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उसने अपनी टीम को भी डिफेंसिव इक्विपमेंट दिए हैं। उसने एयरलाइन को सुझाव दिया कि उन्हें भी अपनी सुरक्षा के लिए वैसे ही उपकरण खरीदने चाहिए जैसे उसकी टीम के पास हैं। रिप्रेजेंटेटिव तुरंत मान गया और झुककर वादा किया कि वह सब अरेंज कर देगा। जैसे ही वह गया, उस औरत ने एक कॉल किया और हुक्म दिया, उन हाईजैकर्स को छोटी एच दो। उसके सबोर्डिनेट ने कहा कि प्लान एकदम कामयाब रहा। ली ने हंसते हुए जवाब दिया, यह काफी मजेदार था। उन नकली हाईजैकर्स को प्लांट करके मुझे वो डील मिल गई जो मैं चाहती थी। उसके आदमी ने भी डीएच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह पब्लिसिटी के लिए भी बेहतरीन रहा। पूरी भीड़ लेरुआकी के नाम के नारे लगा रही थी और उसे अपना ग्रेट हीरो मान रही थी। थोड़ी देर बाद वे कार से एक बड्डी स्कूल बिल्डिंग पहुंचे। बाहर निकलते ही उसने ऐलान किया कि अब उस काम को निपटाने का वक्त है जिसके लिए वह जापान आई है। सीन सीधा डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ कट होता है, जहां इवाको अपने सूजे हुए चेहरे के साथ खिड़की के बाहर घूर रहा था। ली ने मुस्कुराते हुए कमरे में एंट्री ली और पूछा, तो उस वॉइड एट्रीब्यूट वाले स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रगति हुई? इवाको ने झूठ बोलते हुए कहा, वो महज एक गलत फहमी थी। वह लडडेच का एक बेकार फेलियर के सिवा कुछ नहीं है। लेई उसकी बात से सहमत दिखी और बोली कि आखिर एक यूनिक एट्रीब्यूट भी अंत में कुछ खास नहीं होता। इवाको जानता था कि अगर उसने कुछ भी गलत बोला तो उसके दिल पर लगा स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए वह बस नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद लेई सीधे असली मुद्दे पर आई। उसने उस नई ड्रग का जिक्र किया जिसे वे डेवलप कर रहे थे और सुझाव दिया कि अब अगला टेस्ट सब्जेक्ट चुनने का वक्त आ गया है। उसने कमेंट किया कि डायरेक्टर ने एकेडमी के सिस्टम का बहुत अच्छा फायदा उठाया है। वहीं कुछ दूरी से कियोस्के उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। जैसे ही उसने स्टूडेंट्स की लिस्ट से सब्जेक्ट्स चुनने की बात सुनी, उसके चेहरे पर नफरत छा गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, इनका रवैया वाकई घिनौना है। उसने ऐलान किया कि अब तबाही और डिस्पेयर का अनुभव करने की अगली बारी तुम्हारी है, लेरुआकी। टीवी पर न्यूज चल रही थी कि पेंटाग्राम सेंट्स की लेरुआकी कल जापान पहुंच चुकी है। रिपोर्टर उनकी बहादुरी के कसीदे पीआरएच रहा था कि कैसे उन्होंने किडनैपर्स को धूल चटाई। लेकिन उसे देखते ही कियोस्के की आंखों में खून उतर आया। यह वही औरत थी जिसने 20 साल पहले उसे बिट्रे किया था।
वह जानता था कि ले डंजन के मटेरियल से यूनिक वेपन्स बनाती है और इसी से उसने अरबों की दौलत कमाई है। लेकिन ईवाको की बातों से उसे साफ हो गया था कि वह इस स्कूल को अपने काले धंधों के लिए इस्तेमाल कर रही है। घर से निकलते हुए कियोस्के के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान थी। वह समझ गया था कि इस हीरो के नकाब के पीछे एक ऐसी औरत छिपी है जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाती है। उसने ठान लिया कि वह इसे और आगे नहीं बढ़ने देगा। हॉल में चलते हुए वह सोच ही रहा था कि अगला कदम क्या हो, तभी कारिन ने उसे आवाज दी। कारिन बड्ढे उत्साह में थी। उसने लेई के बारे में बात छेद दे दी। देखा तुमने? वह कितनी इनक्रेडिबल हैं। उन्होंने अकेले ही उन किडनैपर्स को सबक सिखा दिया। उसने लेई के क्लैन चोंगशान की भी तारीफ की। कियोस्के को तुरंत क्लिक हुआ कि वो काले सूट वाले गार्ड्स इसी क्लैन के मेंबर थे। जब कारिन ने उससे उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा तो कियोस्के के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे समझ आ गया कि अगर वह इस क्लैन का इस्तेमाल करे तो वह सीधे लेई के करीब पहुंच सकता है। उसने मुस्कुराते हुए करिन को शुक्रिया कहा। तुम्हारी वजह से मेरा रास्ता साफ हो गया है। और वह तेजी से वहां से निकल गया। पीछे करिन हैरान परेशान खड्डी रह गई। वापस ऑफिस में इवाको का फोन बजा तो वह डर के मारे उछल पड़ा। फोन कियोस्के का था, जिसने सीधे एक ऑन ऑर्डर दिया। अगर ले तुमसे कांटेक्ट करे तो वही करना जो मैं कह रहा हूं। दूसरी तरफ सीन एक खौफनाक लेबोरेटरी में शिफ्ट होता है। कमरे के बीचों बीच एक बेबस आदमी बंधा हुआ था और 3 असिस्टेंट उसे बेरहमी से चेक कर रहे